जब लीडर ऑफ दी अपोजिशन सख्त तकरीर करते हो तो ये उनका हक है, क्यों ना करें, वो उनको करनी चाहिए। लेकिन लीडर ऑफ दी अपोजिशन को मैं ये भी बता दूं, एग्जैक्टली आपकी सीट पर शहबाज शरीफ साहब खड़े थे और कोई बात हो रही थी कि हिंदुस्तान में जो कश्मीर की हमारे मुसलमान सियासतदान हैं उनको उनके ऊपर बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। तो उस वक्त के वजीर आज़म आपके जो लीडर हैं उन्होंने फरमाया कि कश्मीर के मुसलमानों को दीवार से लगा दिया गया है। तो शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर कहा वो तो दीवार से लगा दिया गया है, आपने हमें दीवार में चुन दिया है। ये हालात थे उस वक्त भी। जी, ये कल वाली बहस पे राजा परवेज अशरफ साहब, ये जुडिशल रिफॉर्म्स पे कल जो मोशन मूव हुआ था, राजा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ कि जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, जुडिशल रिफॉर्म्स, अदालती रिफॉर्म्स, यकीनन कि ये हमारे मुल्क में जो अदालती निज़ाम राइज है, वक्तन फ़ौक्तन जहाँ जब भी ज़रूरत हुई उनको ज़्यादा बेहतर बनाने में, ज़्यादा क्रेडिबल बनाने में, ज़्यादा बेहतर उनका फंक्शन करने के लिए रिफॉर्म्स होने चाहिए और होते रहे हैं। और रिफॉर्म्स आइन में तरमीम की वजह से ही आ सकते हैं और आइन में तरमीम का हक सिर्फ इस ऑगस्ट हाउस को है, सिर्फ पार्लिमान का हक है कि वो आइन में, आइन के मुताबिक, आइन में दिए हुए तरीके के मुताबिक कि 2/3 अक्सरियत अगर मौजूद है तो वो आइन में तरमीम करे। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती रही है कि हम बहुत सी अच्छी बातों को भी अपने सियासी इख्तलाफात की नज़र कर देते हैं। मुझे याद है कि 1973 से पहले पाकिस्तान जो था वो सरजमीन बेआइन था, इस सरजमीन पर आइन नहीं था। फिर एक अवामी लीडर ने, एक जमहूरी लीडर ने इस मुल्क को आइन दिया जिसका नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। यहां बात मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा कि उस वक्त की असेंबली में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कोशिश की कि कंसेंसस के साथ आइन लाया जाए। और मैं जहां शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को खराजे तहसीन और अकीदत पेश करता हूं, वहां उस वक्त के मेंबरान असेंबली को भी, उस वक्त की अपोजिशन को भी, जिन्होंने इत्फाक राय से 1973 के आइन को पास किया और पहली दफा पाकिस्तान को एक आइन मिला, एक मुतफ़िका आइन मिला, एक ऐसा आइन मिला जिस पर तमाम मुकातबे फ़िक्र के लोगों को मुकम्मल इत्फाक था। ये यकीनन एक बड़ा मोइज़ा था। उस वक्त भी बड़ी पोलराइजेशन थी, बड़ी डिवीजन थी सोसाइटी में, सियासी तौर पर भी बड़े मामलात उलझे हुए थे। लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़हम फ़रासत और उनकी दानिशमंदी ने और उस वक्त के जितने भी अकाबरीन इस हाउस में मौजूद थे, उन सब की काविशों से और अल्लाह ताला की मदद से 1973 का आइन मंजूर हुआ, जिसकी अभी पिछले साल ही हमने गोल्डन जुबली मनाई थी।
जनाब स्पीकर, ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फिर एक ऐसे मामलात में, ऐसे अंदाज से, ऐसे हालात से दो चार किया गया और मुल्क में फिर एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हुई। मुल्क में अमलन मैं समझता हूँ इस आइन को मातल किया गया और एक वन मैन शो था और उस शख्स ने इस पार्लिमान की जितनी भी पावर्स थी वो सब अपने ज़ात में मरकूज कर ली। जनाब स्पीकर, ये शायद हमारी नई नस्ल को ना पता हो कि 1973 के हवाले से ये आइन और ये पाकिस्तान का निज़ाम जो था वो पार्लिमानी जमहूरियत थी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और उस शख्स ने इस निज़ाम को यकसर बदलने की कोशिश की और तमाम ताकत जो थी वो अपने अंदर मरकूज कर ली और सारी ताकत जो पार्लियामान के पास थी, जो आज आपके पास है, वो उस वक्त आपके पास नहीं थी। 2008 में ये ताकत इस पार्लियामान के पास नहीं थी। वो ताकत जो थी वो प्रेसिडेंट हाउस में थी और वो जनरल मुशर्रफ के पास थी। फिर उसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अजीम बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसने आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और इस पार्लियामान की बालादस्ती के लिए जदोजहद की और वो जदोजहद करती हुई दुनिया से चली गई। जनाब स्पीकर, फिर ऐसा हुआ कि हम दो जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। दोनों जमातें आपस में सख्त मुतारिफ थी, एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, एक दूसरे को जगह देने के लिए तैयार नहीं थी, एक दूसरे को का आर्गूमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल हालात थे उस वक्त। मैं समझता हूँ कि ये भी एक करिश्मा हुआ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बुनियादी वजह क्या थी कि जब आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, जनाब स्पीकर, जब एक पावरफुल, एक ताकतवर शख्स ने 1977 के आइन का हुलिया बिगाड़ दिया तो कोई भी असेंबली जो थी वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती थी। जो 1985 में आए वो 88 में चले गए, 88 वाले 90 में चले गए, 90 वाले 93 में चले गए, 93 वाले 97 में चले गए और 97 वाले 99 में चले गए। कोई एक असेंबली भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी। गोया पाकिस्तान के अवाम में जब भी जैसे भी इलेक्शन हुए, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाया गया और एक ताकतवर शख्स या कुछ ताकतवर अशखास जो थे उन्होंने अपनी मर्जी के साथ मामलात को चलाने की कोशिश की और आइन बुनियादी तौर पर ना होने के बराबर था या उसका हुलिया बिगड़ चुका था। फिर क्या होता है? फिर 2008 आता है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस मुल्क में हुकूमत बनाती है। बड़ी थिन मेजॉरिटी थी, लेकिन जैसे कि उसका क्रेडिट मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को दूंगा, जिनको आज भी हम मफामत का बादशाह कहते हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो तमाम लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, वो कंसेंसस बना सकते हैं। और उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि जो ताकत, जो पावर्स इस हाउस की, पार्लियामान की, उस ताकतवर शख्स जनरल मुशर्रफ ने सलब कर ली थी, गसब कर ली थी, अपने अंदर मरकूज कर ली थी। उन्होंने वॉलंटरली तौर पर यह कहा, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद, उनको किसी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ये कहा कि मैं चाहूंगा कि पार्लियामान वो सारी पावर जो है वो वापस ले ले और वो पार्लियामान को हम मुख्तदिर करना चाहते हैं।
उसका इक़्तिदार आला देखना चाहते हैं, उसको सोवरन बनाना चाहते हैं। यह एक जमहूरी सोच का शख्साना था जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से चली, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से चली और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास आए, जिन्होंने उस वक्त ये कहा था पाकिस्तान खपे। ये पाकिस्तान से मोहब्बत की दलील थी, ये पाकिस्तान की पार्लियामान की अजमत पे यकीन की दलील थी, ये पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की दलील थी। और उन्होंने कहा कि मैं सारी ताकत जो पार्लियामेंट की सदर हाउस में आ चुकी है, मैं वापस पार्लियामान को देना चाहता हूँ। और फिर इस 1973 के आइन से और भी बड़ा खलवाड़ हुए, इसका तो हुलिया बदल चुका था। तो फिर 18वीं तरमीम लाने की जो है वो ठान ली गई। जनाब स्पीकर, ज़रा आप गौर फरमाएं, मैं अपने इन दोस्तों से भी, ये जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हैं, मैं उनकी खिदमत में भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि उस वक़्त मुख्तलिफुल ख्याल जमातें थी, इसमें नेशनलिस्ट भी थे, मजहबी जमातें भी थीं, राइटिस्ट भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे। इन तमाम मुख्तलिफुल ख्याल जमातों को, जिनके अपने अपने मंशूर थे, जिनका अपना अपना निज़ाम था, उनको इकट्ठे बिठाना और फिर उनको किसी तरमीम पर मुत्फिक करना। और कोई एक तरमीम की बात नहीं थी, ये कोई 4-5 तरमीम की बात नहीं थी, ये तो 60% जो थे वो आइन को दोबारा दुरुस्त करने की बात थी, बहुत सारे मामलात को सीधा करने की बात थी। तो जनाब, ये अल्लाह का शुक्र है कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाएगी। मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि मैं उस पार्लिमानी कमेटी का मेंबर भी था। मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी उस कमेटी का मेंबर था, जिसने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ काम किया। तो ये तरमीम हुई और वहाँ पर जितनी भी गलतियाँ थी उनको दुरुस्त कर लिया गया। अब जनाब स्पीकर, एक बात जिसको मैं खुद तस्लीम करता हूं कि हमसे गलती करवाई गई, किन हालात में करवाई गई, क्या मारूजी हालात थे कि 8-9 माह की मुशक्कत के बाद कई सैकड़ों घंटे, हजारों घंटे की कंसल्टेशन सिविल सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ, एक्सपर्ट के साथ, बार्स के साथ और फिर पूरे पार्लियामेंट्री और सियासतदानों के साथ हम एक चीज़ पर एग्रीड कर चुके थे। और खौफ हमें यह दिलाया गया कि आपने जो जुडिशल सिस्टम को बनाने की कोशिश की है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट का आपने निज़ाम वज़ा करने की कोशिश की है, हम उसको नहीं मानते। अगर आप यही रखेंगे तो हम आपकी सारी अमेंडमेंट जो है, टोटल 18वीं तरमीम, इसको ख़त्म कर देंगे। उस वक़्त अब तो मैं समझता हूँ कि शायद ये सही सोच नहीं थी, लेकिन उस वक्त ये था कि इतनी मुश्किल के साथ, इतनी अर्करेजी के साथ, इतनी दुश्वारियाँ जो है वो अबूर करके हम एक नतीजे पर पहुँचे हैं। अब अगर फिर हमें सिफर से शुरू करना पड़ा, हो सकता है कि हम दोबारा ना कर सकें या कोई और रास्ते में परेशानियां आ जाएं तो हम इस जगह पर ना पहुंच सकें। तो बहालत मजबूरी फिर 19वीं तरमीम भी मंजूर कर ली, वो अंडर एक ड्यूरस। वो मैं समझता हूं कि ज्यादती थी इस पार्लियामान के साथ, इस पार्लियामान की अजमत के खिलाफ मैं समझता हूँ एक बात थी, इसकी डिग्निटी के खिलाफ एक बात थी और इसके इक़्तिदार आला के खिलाफ एक बात थी। जब मैं पार्लियामान की बात करता हूँ जनाब स्पीकर, तो मैं 25 करोड़ अवाम की बात करता हूँ कि ये ईवान जो है ये 25 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, ये उनके जज्बात की अक्कासी करते हैं और यहाँ बैठे हुए लोग जो हैं वो 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदा है। तो जब ये मंजूर कर लिया गया तो फिर एक अजीब निज़ाम वज़ा होना शुरू हो गया। जुडिशरी जिसने बिल्कुल एक ऐसा किरदार अदा करना था जो इस मुल्क में इस्तेकाम लेकर आता, जो इस मुल्क के आम लोग, गरीब लोगों को
जिनका कोई आसरा नहीं होता, उनको सस्ता और जल्द इंसाफ मुहैया करना था। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये बात करनी पड़ती है कि वो अदवार हमने देखे कि जब एक जज साहब, चीफ जस्टिस साहब जो थे, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि हुकूमत वक्त के सामने जो है वो हर किस्म की दीवार खड़ी किया जाए और उसको फेल कर दिया जाए, उसको काम न करने दिया जाए, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाए। मैं खुद इस बात का गवाह भी हूं और मुझ पर भी ये सारी चीजें आजमाई गई। जनाबे स्पीकर, एक वजीर आजम को घर भेज दिया गया, बहुत सारे मामलात ऐसे हुए कि केसेस बना दिए गए और यहां तक हुआ कि मैं बतौर वजीर आजम अपने दफ्तर में बैठा था तो टेलीविजन पे चल रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने वजीर आजम को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। ये हालात, ये वो गैर यकीनी की कैफियत थी। इस दबाव में, इन मुश्किलात में, इन प्रेशर्स में जो है वह हुकूमत काम कर रही थी। उस वक्त हमारे ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता था कि आप आ जाएं, आईजी को और जितने भी आला अफसरान थे उनको सुबह अदालत में खड़ा कर लिया जाता था, उनको डराया धमकाया जाता था। यहां तक जनाब स्पीकर, हम तो बचपन से यही सुनते आए थे कि जजेस स्पीक थ्रू देयर, जो उनके डिसीजंस होते हैं, जो फैसले लिखते हैं, वो बात नहीं करते। लेकिन हमने ये भी देखा कि जजेस ने बाकायदा जो है वो उस वक्त तक काम नहीं करते थे जब तक मखसूस चैनल्स के लोग उनके कोर्ट में मौजूद नहीं होते थे, और वो झलकियां निकलती थी और वो उनकी जितने भी रिमार्क्स होते थे वो टेलीविजन की जीनत बनते थे, वो हेडलाइंस बनती थी। तो गोया मैं समझता हूं कि इस हाउस से ज्यादा सियासत फिर उस हाउस में होनी शुरू हो गई। फिर आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव के बड़े बड़े कामों को तो छोड़ें, टमाटर, डबल रोटी और इस किस्म की कीमतें और चीनी की कीमत और ये सब जो है वो भी उन्होंने अपने हाथ में लेने की कोशिश की। फिर इससे भी आगे मामला चला गया। एक जज साहब ने कहा कि इस मुल्क में डैम बनना चाहिए, उन्होंने डैम बनाना शुरू कर दिया और फिर गाने लगे कि हम भी डैम बनाएंगे। और वो जो काम उनको करना था, जो लिटिगेंट्स थे वो रुल रहे थे, वो अगर उसके दादा ने कोई लिटिगेशन शुरू की थी, उसका पोता जो था वो भी वकीलों के पीछे जा रहा था, वो भी बूढ़ा होने को आ गया था और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो ये जुडिशियल सिस्टम जिस वक्त इतना गलत हो जाए, इतनी उसमें कोई कज आ जाए, इतनी उसमें अगर मैं समझता हूं कि मुश्किलात आ जाएं, तो उसके लिए फिर रिफॉर्म्स जरूरी है। तो उस वक्त जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था और उस वक्त भी उस वक्त की लीडरशिप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का ये फरमान था कि जुडिशरी के जो ये इतनी पेंडेंसी है केसेस की, जो इतने हजारों लाखों केस जो हैं और इतनी ज़्यादा आवाम जो है परेशान होती है और सियासी केसेस ले लिए जाते हैं, आईनी केसेस ले लिए जाते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ज़रूरी है कि उसमें एक आईनी कोर्ट बनाई जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जो ये मामलात अपने ज़िम्मे ले ले और बाकी सुप्रीम कोर्ट और जो जजेस हैं वो अपना काम करते रहें। बहुत खूबसूरत आइडिया था, ये कोई आज का आइडिया नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन ने ये अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था। और ये 2006 का वाकया जनाब स्पीकर, आज 18 साल है और हम इससे पहले भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात करते थे ताकि हमारा ये जुडिशियल सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर करे और पाकिस्तान के अवाम को इससे फ़ायदा हो, पाकिस्तान के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो। फिर मैं समझता हूँ कि आज वही सोच जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुई थी, जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा तक, और फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, आज वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वही झंडा लेकर मौजूद हैं। खुदा के फजलो करम से एक नौजवान की आदत
जिन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की, और मैं अप्रिशिएट करूं, मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं हुकूमत को, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, वजीर आजम साहब को भी, उनकी काबीना को भी, कि जिन्होंने भी इस ज़रूरत को महसूस किया, और बाकी तमाम जमातों को। जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जब रिफॉर्म्स की फिर बात सामने आई, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जजेस अपॉइंटमेंट एक मेजर इशू था जिस पे बड़े अरसे से बहस हो रही थी, और एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई आइन में, जो 19वीं हमारी तरमीम थी, कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जुडिशरीज। मैं उसका मेंबर रहा हूं जनाब स्पीकर। उसका काम एक पोस्ट ऑफिस का था, डाकखाने से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं थी, ना तो आप उस पर कोई किसी को रोक सकते थे, जो भी। और उसका मैं ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि एक पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब की अपॉइंटमेंट का केस आया, तो जो पार्लिमानी कमेटी थी, इन्होंने मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया, और मुझे याद है कि मेरे भाई जनाब तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर, तो हम दोनों मेंबर थे उसके। हमने उस जज को रोक लिया। चीफ जस्टिस के वो रिकमेंडी थे पेशावर हाई कोर्ट ने, उन्होंने एक पिटीशन करके तो पूरी कमेटी को नोटिस भेज दिया कि आप अपना सारा रिकॉर्ड लेकर हमारे पास आ जाए। बहरहाल हम तो नहीं गए, और हमने कहा कि नहीं, और क्योंकि कमेटी ने फैसला किया कि हम अपना रिकॉर्ड नहीं देंगे, हमारा इन कैमरा होता है और जो भी कमेंट्स होते हैं। लेकिन ये हैसियत पार्लिमान की, पार्लिमानी कमेटी जो होती है, इट इज़ ए पार्लियामेंट। तो पार्लिमानी कमेटी और पार्लिमान की ये हैसियत यहाँ से इतनी इस हद तक कमज़ोर कर दी गई थी। तो किसी ने फिर सच कहा था कि जुडिशरी इज़ बाय द जजेस, फॉर द जजेस एंड ऑफ द जजेस। तो फिर इन हालात में आप जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं उसको करना आज बस ज़रूरी था। और ये किसी की ज़ात के लिए नहीं है, ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बात कहूँ, अगर पर्सन स्पेसिफिक हो तो शायद सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो नहीं मानेगी, मेरा कायद नहीं मानेगा, बिलावल भुट्टो साहब नहीं मानेंगे, और शायद हम सब ना माने, कोई भी ना माने। तो ये खालिस्तन इस वजह से था कि ये रिफॉर्म्स करने ज़रूरी है, और इस पार्लियामान को, जिसको आप मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, इसकी हैसियत को बरकरार रखना था। लेकिन आज जनाब स्पीकर, दिलचस्प बात यह है, और मैं रिकॉर्ड पे लेना चाहता हूं कि कोइंसिडेंस देखिए, आज 18 अक्टूबर, और 18 अक्टूबर का वो दिन है जब कारसाज का वाक़या हुआ था। उस दिन भी मैं अपनी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ उस ट्रक पर मौजूद था, और उस जमहूरी लीडर को उस दिन उसकी जान लेने की कोशिश की। हमारे 177 वर्कर्स ने शेरों की तरह अपनी जान दी। जनाब स्पीकर, मैंने देखा है कि जब धमाका होता है लोग दूर भागते हैं। पहली दफा मेरी आंखों ने देखा कि धमाका हुआ और लोग ट्रक की तरफ भाग रहे थे, अपनी शहीद कायद को देखने के लिए भाग रहे थे, उसको महफूज करने के लिए भाग रहे थे। और ये था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस वक्त भी किरदार, और आज भी वही किरदार खुदा के फजलो करम से है कि हम जमहूरियत के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए और पार्लियामेंट की सरबुलंदी के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि चीफ जस्टिस साहबान हमारे लिए बड़े ही काबिल एहतराम हैं। वो हमारी एपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और उनका एहतराम हम सब पर लाजम है, और हम चाहेंगे कि वो
उनके एहतराम में किसी किस्म की कोई कमी ना आए। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं जिसके लिए कमेटी बनाएगी, जनाब बड़े एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब को मुतफ़क्का तौर पर उसका चेयरमैन मुंतखब किया गया और उस कमेटी में अपोजिशन भी थी, हुकूमत भी थी, तमाम तकरीबन जमातें उसमें रिप्रेजेंटेड थी। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा तमाम मेंबरान कि सब ने अपना मस्बत किरदार अदा किया। मैं अपोजिशन को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बैरिस्टर साहब ने भी, लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब ने भी, और जो हमारे चीफ विप हैं इन्होंने भी बहुत अच्छे अंदाज से उसमें पार्टिसिपेशन की, मीटिंग्स को अटेंड किया और अपनी इनपुट दी। यही तरीका हुआ करता है, यही अंदाज होता है जिंदा कौमों का। और ख़ास तौर पर जो आईन पाकिस्तान की बात होती है तो आइन किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए तो नहीं, किसी एक जमात के लिए तो नहीं। मैंने पहले आपसे ये अर्ज़ की कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा मेजॉरिटी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कोशिश की कि अगर कोई छोटी अपोजिशन भी है उसको भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये पूरी कौम का एक दस्तावेज़ होती है, ये पूरा एक ज़ाब्ता होता है पूरी कौम के लिए और हमेशा आने वाले वक्तों के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज एक जो मसवदा था वो पीपल्स पार्टी ने अपना एक मसवदा दिया, जमीयत उलमाए पाकिस्तान एफ ने अपना एक मसवदा दिया, ANP ने भी दिया, BNP ने भी दिया, दूसरी जमातों ने भी दिया, हुकूमत की तरफ से भी एक मसवदा आया और उस मसवदे जो सारे जो थे उसको स्टडी किया गया, उस पर बहस की गई, उसको डिबेट किया गया। और मुझे बड़ी खुशी है कि PTI की तरफ से भी, हमारी अपोजिशन की तरफ से भी उस पर बिल्कुल अच्छे अंदाज से बड़े दलाइल के साथ जो है उन्होंने उसमें उस बहस में हिस्सा लिया। तो वो मामला अभी आगे चल रहा है और मुझे यकीन है शायद एक आध दिन में बहुत सारी मामलात पर जो है वो इत्फाक राय हो गया है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान का हर शख्स जो है इसको अप्रिशिएट कर रहा है कि हमारे नौजवान कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नहायत ही मस्बत किरदार इसमें अदा किया। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़े होश के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़े सब्र के साथ उन्होंने ये एक निज़ाम किया। वो हर बंदे के दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया, वो हर शख्स के पास गए, हर लीडर के पास गए और उन्होंने, मैं समझता हूँ, हर मकातबे फ़िक्र के लोगों से कंसल्ट किया और उनके सामने ये केस रखा और उनमें बिल्कुल रिजिडिटी नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, जिसकी तरफ से भी कोई अच्छी बात आएगी वो हमें कार्य कर लेनी चाहिए और हमें ये तासुर नहीं देना चाहिए कोई एक जमात ये कर रही है या किसी एक जमात की ये बात है या सिर्फ हुकूमत की बात है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं था। मकसद उनका ये था कि ये पार्लियामान की तरफ से हो, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम की तरफ से हो। आज आप अपोजिशन में हैं, कल आप शायद अपोजिशन में ना हो, हमने उधर बैठे हुए, कल हम उधर बैठे हुए थे, आप इधर बैठे हुए। ये मामला तो चलते रहते हैं सियासत में और इसको मद्देनजर रखा भी नहीं जाता। ये तो एक लॉन्ग टर्म बात है। जो किसी ने सच कहा ना कि जिनका लंबा सफ़र हो, जो लंबे सफ़र के मुसाफिर होते हैं, दूर के मुसाफिर जो हैं वो नज़दीक के झगड़ों में नहीं पड़ते, वो अपनी मंजिल को खोटा नहीं करते। ये तो डे टू डे बात है, कोई आप हमें कुछ बात कहेंगे, हम कोई आपको कह लेंगे, लेकिन बात तो ये है कि पाकिस्तान हम सब का है, ये 25 करोड़ लोगों का है। ये ईवान जो है ये बालादस्त है। ये अगर बालादस्त नहीं होगा तो फिर कोई भी बाइज़्ज़त और वो जो है काबिले, मैं समझता हूँ, एहतराम नहीं रह जाएगा पाकिस्तान में। आज हमने क्या बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है, बदकिस्मती से दानिस्ता या दानिस्ता। आज हम अपने इदारों के जो है वो दर पे हैं, हम उनकी इज्जत और तौकीर कम करना चाहते हैं या हो रही है, हमसे गलती से हो रही है, 7 हो रही है। इन सब बातों को हमने देखना चाहिए। हमारी जुडिशरी जो है वो भी काबिल एहतराम, उसको भी मजबूत हमने बनाना है। बाकी जितने हमारे कौमी इदारे हैं उनको भी मजबूत हमने बनाना है। और लेकिन ये जो पार्लियामान है, यहीं से सारे सूते फूटने, यहीं से आइन ने बनना है, यहीं से कानून ने वज़ा होना है, यहीं से सारा कुछ
निकलेगा। यहीं से वजीर आजम निकलते हैं, यहीं से लीडर ऑफ द अपोजिशन निकलते हैं, यही वो बने, यहीं से वजीर बनते हैं। कोई और मकाम तो नहीं है, कोई और जगह तो नहीं है। यहीं पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की सोच होगी, दिस वे और दैट वे, डिवाइड की उस तरफ या डिवाइड की इस तरफ। मैं समझता हूं कि ये इसको हमने बड़ा रिलीजियसली लेना चाहिए। हमें बड़े सोच और फिक्र के साथ मैं समझता हूं कि इस मामले को देखना चाहिए। जातियात से बाहर निकलना पड़ेगा, पार्टी पॉलिटिक्स से भी बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे मैंने गुजारिश किया था, आज वो हालात नहीं है, आप एक दूसरे के या हमारे इतने मुखालिफ नहीं है जितने हम और PMLN थे जिस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था। लेकिन उस वक्त याद रखें, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया तो फिर असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी करनी शुरू की, फिर मैच्योरिटी आनी शुरू होगी सियासत में, फिर एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा होना शुरू हो गया जो पहले बिल्कुल नहीं था। हम एक दूसरे को देखकर जो था हमारा पारा उबल जाता था, हम गुस्से में आ जाते थे, हम कांपने लग जाते थे गुस्से में एक दूसरे के सामने आते हुए। हाथ में लाना तो बाद की बात है, लेकिन रवादारी की जरूरत है। इस मुल्क को प्यार की जरूरत है, इस मुल्क को मोहब्बत की जरूरत है, इस मुल्क को इस्तकामत की जरूरत है। इस मुल्क को हमारी एक दूसरे से जो रिश्ता है वो ऐसा होना चाहिए कि हम अपोजिशन करें। अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है। जब लीडर ऑफ दी अपोजिशन सख्त तकरीर करते हो तो ये उनका हक है, क्यों ना करें, वो उनको करनी चाहिए। लेकिन लीडर ऑफ दी अपोजिशन को मैं ये भी बता दूं, एग्जैक्टली आपकी सीट पर शहबाज शरीफ साहब खड़े थे और कोई बात हो रही थी कि हिंदुस्तान में जो कश्मीर की हमारे मुसलमान सियासतदान हैं उनको उनके ऊपर बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। तो उस वक्त के वजीर आजम आपके जो लीडर हैं उन्होंने फरमाया कि कश्मीर के मुसलमानों को दीवार से लगा दिया गया है। तो शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर कहा वो तो दीवार से लगा दिया गया है, आपने हमें दीवार में चुन दिया है। ये हालात थे उस वक्त भी। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो माजी गुजर गया उससे तो सबक लेना है, वो सबक लेकर हमने आगे निकलना है। आज 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा सान्या हुआ इस मुल्क में। 177 हमारे वर्कर्स की मैयतें पहचानी नहीं गई, वो जाकर गड़ी खुदा बख्श अपनी कायद के मजार के जेर साया जो है वो दफन हुए। ये बड़ी कुर्बानियां हुई हैं जमहूरियत के लिए। हमने तो एक आग और खून का दरिया देखा है जिससे हम लोग गुजर कर आए। हमने वो भी देखा है कि किस तरीके से कोड़े बरसते हैं, किस तरीके से लोगों के घरों को तबाह किया जाता है, किस तरह से लोग अपने आप को आग लगाते हैं, किस तरह से किले से चीखें बुलंद होती हैं, किस तरह लोगों के बच्चे जो थे वो यतीम होते थे, किस तरह लोगों को फांसी पर लटकाया जाता था। ये सब चीज़ें हम देख कर आए। अब हम चाहेंगे, शायद मैं ज़ाती तौर पे इसलिए कि एक लंबा सफ़र था जो तय करके यहाँ तक पहुँचाऊँ, मैं चाहूँगा कि अब इस मुल्क में आशती हो, अमन, इस मुल्क में मोहब्बत और प्यार हो, इस मुल्क में एक ऐसी सियासत हो जिसमें एक दूसरे की इज्जत और तकरीम हो, इसका मुंह ना नोचा जाए, एक दूसरे का चेहरा खराब ना किया जाए, एक दूसरे के किरदार को इतना ना खराब किया जाए कि लोग नफरत करने लग गए। आज वक्त की ज़रूरत ये है। कौमें बहुत आगे जा चुकी हैं। जो हमसे बहुत बाद में आए थे लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब, वो हमसे बहुत आगे निकल गए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब किसकी गलती थी, मेरी थी, आपकी, इनकी, जिसकी भी थी। अब उसको दफन करें और एक नई सुबह का आगाज़ करें। और मैं मुतासिर हूँ आपके जिस कंडक्शन से। आज मैं समझता हूँ डोगर साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की। आज इनके सामने भी वो मसवदा रखा गया। इन्होंने बोला कि इस मसवदे पर मैं ज़ाती तौर पर हूँ, लेकिन मुझे कंसल्ट करना है, लीडरशिप से भी पूछना। बड़ी अच्छी, सही बात है, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा मसवदा सामने आ चुका है जो छोटी मोटी तब्दीली की बात सबको काबिल कबूल है। हमें हंसी खुशी एक दूसरे से मुस्कुराते हुए इस जो तरमीम है, जो तरामीम है,
इनको मंजूर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, इस पार्लियामेंट की इज्जत के लिए, इसके वकार के लिए, इसकी डिग्निटी के लिए और पाकिस्तान के लोगों की आसानी और सहूलत के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया।